मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कैसे कहां से निकल कर आता है, और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं। सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाल कर लाते हैं, सर्कुलर मोशन में से सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाल कर लाते हैं। डेफिनेशन भी वहीं से निकल कर आती है इसकी। किताबों में ये सारी चीजें अलग तरीके से एक्सप्लेन्ड है। अगर कहीं कोई किताब आप खोल कर देखोगे तो उसमें प्रोबेबली वैसा नहीं होगा जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने कहाँ से सीख लिया? मैंने भी उन्हीं किताबों में से देखा, लेकिन आप 2 किताबें 4 किताबें देखोगे, मैंने 50 तो नहीं 20-22 किताबें देख रखी हैं। उन सब का मिला जुला निचोड़ है किताबों में से सारा का सारा। तो एक सर्किल की मदद से हम समझेंगे, एक सर्कुलर मोशन की हेल्प से समझेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस सर्किल की मदद से हम समझेंगे उसे हम बोलते हैं रेफरेंस सर्किल। रेफरेंस सर्किल हम इसे बोलेंगे। ठीक है। क्या है रेफरेंस सर्किल और कैसे इसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन निकल कर आता है? एक ये सर्किल है, और यहां हम सर्किल की रेडियस को आर नहीं लिखेंगे, यहां हम स्पेशली सर्किल की रेडियस को ए लिखते हैं, स्मॉल ए, क्योंकि ये सर्किल की रेडियस ही एम्पलीट्यूड बन जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है। इस सर्किल का एक डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, दूसरा डायमीटर और सर्किल का, दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक को हमने कह दिया एक्स एक्सिस और दूसरे को हमने कह दिया क्या, वाई एक्सिस। ठीक है। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस सर्किल पर, इस रेफरेंस सर्किल पर एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। ये एक पार्टिकल है, जैसे कोलू का बैल, ये कोलू की धुरी है बीच का, ये बैल है और ये इस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। ठीक है। आप तो किसी ने देखा नहीं होगा कोलू का बैल क्या होता है। एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से इस सर्किल पर ये मूव कर रहा है। ठीक है। टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर ये पार्टिकल एक्स पर है, एक्स पर है, मतलब चलते 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 जैसे ही पार्टिकल ये एक्स पर आया, आपने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिया। टाइम जीरो पर पार्टिकल की पोजीशन है एक्स, और फिर ये पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया पोजीशन पी पर। कब? एट टाइम इक्वल्स टी। टाइम टी पर ये पहुंच गया कहां? पोजीशन पी पर। पोजीशन पी को सेंटर ओ से जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसने टाइम जीरो से टाइम टी तक, टाइम ड्यूरेशन टी में इसने कुछ एंगल डिस्क्राइब कर लिया होगा। कुछ एंगल इसने बना लिया, किसने? रेडियस वेक्टर ने। ये रेडियस है आपकी, रेडियस इसके साथ चलती जा रही, चलती जा रही है, कुछ इसने एंगल बना लिया है। कितना एंगल बना लिया है ये? एंगल बना लिया थीटा। कितना होगा ये एंगल, कितना है ये एंगल? रेज योर हैंड्स। बैठिए। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा ओमेगा टी। यहां नहीं लिख रहा मैं, डायग्राम कंजस्टेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे कि थीटा कितना है ये? थीटा है आपका ओमेगा टी। ओमेगा टी थीटा वो एंगल जो टाइम जीरो से टाइम टी होने तक इस रेडियस ने डिस्क्राइब कर लिया। पार्टिकल मूव कर रहा है अब भी, पार्टिकल यहां अब भी मूव कर रहा है, किस पर मूव कर रहा है? सर्किल, सर्किल पर। अब आपने इस पार्टिकल से
एक परपेंडिकुलर डाला, कहां डाला? परपेंडिकुलर डाला आपने किस पर? वाई वाई डैश पर। वाई वाई डैश इज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, जो वाई एक्सिस हमने बना रखी है। और ये है पॉइंट एन। एन को हम क्या कहेंगे? एन को आप क्या कहेंगे? एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का पैर है। परपेंडिकुलर कहां से डाला आपने? फ्रॉम पी। कहां डाला? टू वाई वाई डैश। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू वाई वाई डैश। वाई वाई डैश क्या है? वन ऑफ द डायमीटर, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर यानी टाइम टी पर इस एन का डिस्प्लेसमेंट ओ से, इस एन का ओ से डिस्प्लेसमेंट है वाई। कितना डिस्प्लेसमेंट है? वाई। आप देखें एंगल ओ पी एन कितना होगा? एंगल ओ पी एन कितना होगा बताओ? जितना एंगल पी ओ एक्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, ठीक है। यहां तक की बात समझ आई? और ये जो आपका रेडियस है एपी, रेडियस है ओपी, रेडियस ओपी, रेडियस ओपी, इसे हम लिखेंगे स्मॉल ए। क्या लिखेंगे? स्मॉल ए है रेडियस ओपी, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है ना? बिल्कुल। एन आपका परपेंडिकुलर है, पी एन, एक्चुअली पी एन, पी एन इज द परपेंडिकुलर। कहां? पी से वाई वाई डैश पर आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें, बहुत सिंपल सी एक छोटी सी इक्वेशन बनने वाली है। और ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है 3-4 चैप्टर्स की। एक ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, ट्राइंगल ओ एन पी। कौन सा ट्राइंगल? ओ एन पी। कंसीडर ट्राइंगल ओ एन पी। एंगल एन कितना है यहाँ? 90 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा लगा दीजिए जरा। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा देखो जरा ध्यान से। ये थीटा है आपका, कॉस थीटा होगा एनपी बाय ओपी। नहीं, पहले साइन थीटा लगाता हूं मैं। साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कितनी है यहाँ? ओ एन। और हाइपोटेन्यूज कितना है? ओपी है। ओ एन क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? वाई। ओपी कितना है? ओपी कितना है आपका? ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। वाई इक्वल्स ए साइन थीटा, और थीटा कितना है इन टर्म्स ऑफ टी? वाई इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी। यहां y क्या है? यहां y आपका इसमें क्या है? y है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ n। कब? एट टाइम t। एट टाइम t। a क्या चीज है? रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल। रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल। ओमेगा क्या है यहां? ओमेगा है एंगुलर स्पीड। और कहीं कहीं इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। किसकी एंगुलर स्पीड, किसकी एंगुलर स्पीड, किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? ऑफ पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? मूविंग
along circumference of रेफरेंस सर्किल। और ये स्पीड कैसी है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ये। और टी क्या है इसमें? ये है टाइम इंस्टेंट, वो टाइम, वो इंस्टेंट जिस टाइम पर आपने ये वाई मेजर किया है। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन है, y इज टू ए साइन ओमेगा टी। बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन है अगले सारे चैप्टर्स के लिए। इस चैप्टर का जो लास्ट होगा, वो लास्ट होगा जाकर, टॉपिक का नाम आपको बता रहा हूं, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, वहां तक ये यूज होती रहेगी। इसके बीच में कम से कम 20 टॉपिक और है, कम से कम 20। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तक ये चीज यूज होती रहेगी बार बार। और वहां तक भी आपको बिल्कुल माइंड में ये सारी बातें रखनी है, अपने ब्रेन में, अपने माइंड में रखनी है बिल्कुल, ये कि यहाँ y क्या चीज है, a क्या है, ओमेगा क्या है, t क्या है। वहीं तक ये आपको याद रखना है बिल्कुल, वहीं तक हम इसे बार बार यूज करते रहेंगे इन चीजों को। अब इस p और n का रिलेशन आप आपस में समझिए। ये मेरे रेड पेन की नोक है, ये पार्टिकल p है, और ये मेरे ब्लू पेन की नोक है, ब्लू पेन की टिप है, ये n है। अगर ये पार्टिकल यहां होता p, तो आप परपेंडिकुलर यहां तक पहुंचाते ना। अगर पार्टिकल p यहां लिया जाता तो परपेंडिकुलर आपका यहां चलता ना। सीधी बात है कि जैसे जैसे p पार्टिकल x से y की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे इस पार्टिकल से चलने वाले परपेंडिकुलर का फुट O से y की तरफ बढ़ता है। पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल x से y की तरफ, और जैसे जैसे पार्टिकल x से y की तरफ चल रहा है, वैसे वैसे n कहां से कहां तक चल रहा है? n चल रहा है O से y तक। ये बात समझ आ रही है नहीं? अलग से सर डायग्राम तो बना के ना दिखाऊं? पार्टिकल p यहां होता तो आपने कहां बनाया होता है? यहां बनाया होता। पार्टिकल p यहां होता तो आपने कहां बनाया होता है? यहां बनाया होता। क्योंकि पार्टिकल p से आपको परपेंडिकुलर लेकर जाना है कहां? x y डैश तक। अब देखना जरा ध्यान से, p ने मूव किया x से y तक, तो इसके साथ साथ n ने मूव कर दिया कहां से कहां तक? O से y तक। अब देखना कि आपका p y क्रॉस करके निकल गया। अगर पार्टिकल यहां होगा p, तो आप परपेंडिकुलर यहां डालोगे ना ऐसे। तो जैसे जैसे आपका ये पार्टिकल मूव करता है y से x डैश तक, वैसे वैसे n आपका आ जाता है कहां? y से o पर। और जब p ने, इस पार्टिकल ने x डैश को क्रॉस करके y डैश की तरफ चलना शुरू किया, तो ये n कहां पहुंचा? y डैश पर पहुंच गया। और फिर जब ये पार्टिकल y डैश को क्रॉस करके x की तरफ चल रहा है, तो n कहां पहुंचा आपका? o पर पहुंच गया। p ने सरकमफ्रेंस के अलोंग एक सर्किल पूरा किया। p ने सरकमफ्रेंस के अलोंग एक सर्किल पूरा किया, तो इस प्रोसेस में n ने क्या किया? n o से y तक गया, y से वापस o पर आया, o को क्रॉस करके y डैश पर गया, y डैश को क्रॉस करके वापस y डैश को छूकर वापस o पर आ गया।
जब तक P ने एक सर्किल पूरा किया है along द सर्कमफ्रेंस, तब तक इस N ने क्या काम किया? O से चलकर Y पर पहुंचा, Y को छूकर वापस O पर आया, O को पार करके Y डैश को पर पहुंचा, Y डैश को छूकर फिर वापस O पर आ गया। करेक्ट? बात समझ आई है? P का मूवमेंट है along द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, P का मूवमेंट है along द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। लेकिन इस N का मूवमेंट है कहां? along डायामीटर वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, टाइम टी पर, टाइम टी पर ये पार्टिकल यहां है, और आप कह रहे हो कि इस पार्टिकल को पूरा सर्किल कंप्लीट करने में टाइम लगता है कैपिटल टी। कैपिटल टी मैं अलग से कहीं लिख दूं, कैपिटल टी नहीं लिख नहीं रहा क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। पार्टिकल जो इस सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है, इसे पूरा एक सर्किल पूरा करने में टाइम लग रहा है कैपिटल टी, जिसे आप बोलेंगे टाइम पीरियड। चलिए नीचे लिख देते हैं हम इसे कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय पी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अलोंग, बोलिए, रेफरेंस सर्किल। रेफरेंस सर्किल पर एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में टाइम लगा कैपिटल टी। अच्छा, अब एक्स से पी तक पहुंचने में टाइम लगता है कैपिटल स्मॉल टी, तो फिर वापस यहां एक्स से पी तक पहुंचने में लगा है टाइम टी। तो देखिए ध्यान से, फिर समझिए, टाइम जीरो, यहां आपने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करी, टाइम जीरो, टाइम स्मॉल टी। अब यहां कितना हो जाएगा टाइम बताओ? नहीं, फिर से समझिए ध्यान से, टाइम जीरो, टाइम स्मॉल टी, अब कितना टाइम हो गया? कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, क्योंकि एक सर्किल पूरा करने में कैपिटल टी टाइम और लग गया, स्मॉल टी तो टाइम लग ही चुका था एक्स से पी तक आने में, एक सर्किल पूरा करने में कैपिटल टी और लग गया। क्लियर हुई बात ये? अब इस एन को देखिएगा, टाइम टी पर एन यहां है, टाइम टी पर एन यहां है, और टाइम कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी पर फिर एन यहीं आ गया घूमते फिरते। उसके बाद इसने पी ने एक और चक्कर पूरा कर लिया, तो कितना टाइम अगले बार फिर टू कैपिटल टी, ट्वाइस कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी टाइम पर फिर से यही होगा, तो फिर एन भी वहीं का वहीं आ जाएगा। अब ध्यान से तो सोचिए कि इस टाइम क्या है, पी जो सर्किल पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका मोशन कैसा है? नहीं, सर्कुलर तो है ही जब सर्कुलर पे मूव कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो मूव, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन है ये। अब जैसा कर रहा है पी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैसे ही कर रहा है एन। हर बार कैपिटल टी टाइम के बाद में एन वहीं आ जाता है जहां था, कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, कैपिटल टी टाइम पूरा होने पर वही घूम फिर के वहीं आ लेता है। तो एन का मोशन कैसा है? पीरियोडिक है, क्योंकि पी के साथ साथ ही चल रहा है। एन का अपना इंडिविजुअल कोई मोशन नहीं है, ये तो पी का परछाई है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, परछाई, ये तो पी की परछाई है। आप एक मैदान में डंडी, एक छड़ी गाड़ दीजिए, डंडी गाड़ दीजिए, सुबह सूरज निकलेगा वहां तक उसकी होगी, और फिर वो धीरे धीरे खत्म होती होती इधर आ जाएगी इसकी परछाई। वो प्रोजेक्शन चल रहा है, वो प्रोजेक्शन है ये, और अगली सुबह फिर वही का वही रिपीट हो जाएगा।
तो n तो यहां सिंपली p की परछाई है, p का प्रोजेक्शन है वो, p का प्रोजेक्शन जैसा होना वैसा होना ही है, क्योंकि p का मोशन अपने आप में पीरियडिक है, तो इसका मतलब n का मोशन भी अपने आप में पीरियडिक हो गया। एक कंडीशन फुलफिल हो गई, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अगले देखें जरा, n कहां मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है ना? पीरियडिक भी है और स्ट्रेट लाइन पर है। दो कंडीशन पूरे होने पर क्या हो गया? ऑसिलेटरी हो गया, ऑसिलेटरी हो गया। देखें तो जरा, जब हम n का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम n का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके डिस्प्लेसमेंट में तो साइन आ रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट में तो साइन आ गया, अभी कॉस भी आ जाएगा, तो एक कंडीशन और फुलफिल हो गई। अब ये कौन सा हो गया? हार्मोनिक मोशन हो गया। अब एक चीज और रह गई कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, आपके n की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ n क्या है? y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। तो इसकी जो वेलोसिटी है, एक्चुअली वेलोसिटी, और यहां हमें एक्चुअली इसको बोलना चाहिए स्पीड, क्योंकि यहाँ चेंज हो रही है। लिखेंगे हम इसको v से, लेके u से नहीं लिखेंगे, v से लिखेंगे, ठीक है? तो v इक्वल्स, v क्या होता है बताओ आप जरा मुझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है? पोजीशन क्या है? अच्छा, यहाँ a बदल सकता है क्या? a तो कभी भी नहीं बदलना है, तो रेडियस ऑफ सर्किल है, चाहे p कहीं भी रहे। तो v इक्वल्स a d साइन ओमेगा टी बाय डी टी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद करो? कॉस ओमेगा टी। लेकिन जब आप साइन के अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो थीटा है ये खुद फंक्शन है किसी और का। तो प्रोडक्ट रूल यहां लगा लोगे अब आप। प्रोडक्ट रूल लगाने में क्या करना पड़ेगा? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ थीटा होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन पता चला जो थीटा है, थीटा की जगह एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो साइन के साथ लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। ये साइन का आर्गुमेंट जो है ये खुद टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम वेरिएबल है। तो फिर प्रोडक्ट रूल के साथ हमें अंदर जाके एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है? अब फिर वही कहानी, ए कॉस ओमेगा टी, वी इक्वल्स, क्या लिख रहा हूं मैं, वी इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, यहां देखो ओमेगा टी में से ओमेगा तो कांस्टेंट है, हम पहले कह रहे हैं कि क्या है ये? कांस्टेंट। अब टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम से कितना होता है? 1। तो अब ये क्या बना आपका? ये बना v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ध्यान रखना कि ये ओमेगा कॉस का आर्गुमेंट नहीं है, कॉस का आर्गुमेंट केवल कितना है? ओमेगा टी। यहाँ डॉट लगा हुआ, बीच में मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। तो v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये तो वेलोसिटी आ गई ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में। ये क्या है? ये आपकी मीटर में है। अच्छा जी, अब वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ n क्या है? v इक्वल्स ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ एन क्या होगा? यहां हम एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया हुआ किसी है। तो ए इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी बात है ये। तो ए इक्वल्स वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां ए और ओमेगा दोनों कांस्टेंट हैं, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या रहेगी आपका? कॉस ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह जो कुछ भी, इसमें टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। थीटा की जगह जो कुछ भी लिखा हुआ वो सब कुछ साइन के साथ लगा दो। लेकिन फिर एक बार प्रोडक्ट रूल लगाना, क्योंकि थीटा खुद अपने आप में टाइम डिपेंडेंट हो रहा है। तो इस बार क्या करना पड़ेगा हमें? कॉस के अंदर जाकर के ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करेक्ट। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसमें से फिर से ओमेगा बाहर निकाल लोगे, और टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अब आपका एक्सीलरेशन कितना हुआ? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी मीटर्स पर सेकेंड, पर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, बात तो हो गई, समझ आ गई यहाँ। लेकिन जरा देखना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं। माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो एक साथ ग्रुप बना लिया इसका, और ओमेगा स्क्वायर को कहा थोड़ी देर बाहर खड़े रहो। जरा देखना तो सही, ये क्या बन गया? ये तो पोजीशन बनी आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट बना आ रहा है। ओके, तो ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब सारी समस्या हल हो गई। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो अक्सर आप क्या करते हो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हो। यहां से कांस्टेंट हटा दो, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। चौथी कंडीशन फुलफिल हो गई। चौथी कंडीशन क्या थी? कि वो हार्मोनिक हो और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये क्या बन गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ये बना किसके लिए है? ये बना किसके लिए? ये सारी जो चीज बनी है, ये बनी किसके लिए? पी के लिए बनी है क्या? एन के लिए बनी। तो अब एन का जो मोशन है अलोंग वाई वाई डैश, एन का जो मोशन है जैसा भी है, ये जैसा भी मोशन है ये एन का, ये पीरियोडिक भी है, ये वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी भी है, ये हार्मोनिक भी है, और सिंपल हार्मोनिक भी है। सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो अब ये जो मोशन बना एन का, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां से निकाल कर लाया? द मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां है फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ऑन वन ऑफ डायमीटर। किसका है डायमीटर? ऑफ रेफरेंस सर्किल। कौन सा रेफरेंस सर्किल है? ऑन विच पार्टिकल P is moving with constant angular speed. So what is simple harmonic motion mathematically? Mathematically, simple harmonic motion is the motion of foot of perpendicular on any of the diameter of reference circle on which particle P is moving with a constant angular speed. बात समझ आई यहाँ तक?
तीन इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन तो एक ही है, y इक्वल्स a sin ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन वेलोसिटी की इक्वेशन v इक्वल्स a ओमेगा cos ओमेगा टी। तीसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन की कितनी, a इक्वल्स माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, या इसका दूसरा रूप क्या है, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां y है डिस्प्लेसमेंट, जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट y ही लिखा जाए, ये y एक्सिस के अलोंग था इसलिए हमने x लिख लिया। अच्छा अब देखें जरा, अभी एक कहानी इसमें और हो सकती है क्या, ये परपेंडिकुलर मैं इस वाई वाई डैश पर ही क्यों डालूं, परपेंडिकुलर एक्स एक्स डैश पर ना डाल लूं। इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया मैंने m, और टाइम t पर इसकी पोजीशन है x, क्योंकि x एक्सिस का लॉन्ग है तो इसको x लिख लिया। ओके, अब जरा देखना तो, अब जरा देखना तो m के लिए, m के लिए भी वही कंडीशन बन रही है क्या, देखो जरा ध्यान से, कि पार्टिकल p जब x पर है तो m है यहां। अब जैसे जैसे पार्टिकल p ऊपर जा रहा है वैसे वैसे m कहां से कहां पहुंचेगा, x से o। जब पार्टिकल p ने y को पास कर लिया तो अब ये कहां पहुंचेगा, m x डैश पर पहुंचेगा। अब पार्टिकल p ने यहां पास कर लिया तो अब ये m कहां जाएगा, o पर जाएगा, और फिर वापस x पर आ गया। तो एक पूरा सर्किल कंप्लीट किया p ने, उस ड्यूरेशन में m कहां गया, x से o तक, o को पार करके x डैश को टच किया, x डैश को छूकर वापस o पर आया, o को पार करके वापस x पर आ गया। तो इसका मतलब m का मोशन है। अब जरा देखें इसके बारे में क्या है, m के लिए हम देखें, ओ एम पी ट्राइंगल लगा लीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ओ एम पी। ओ एम पी में कॉस थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा बना, इन ट्राइंगल ओ एम पी कॉस थीटा ओ एम अपॉन ओ पी। ओ एम कितना है x, ओ पी कितना है a, तो क्या निकल कर आया, x इक्वल्स a cos थीटा, x इक्वल्स a cos ओमेगा टी मीटर। एक इक्वेशन तो ये हो गई, है ना। अब m को अगर आप देखें ध्यान से तो m का जो मोशन है वो भी पीरियडिक है, क्योंकि m किसकी परछाई है, m भी तो p की परछाई है, लेकिन बस ये परछाई, ये प्रोजेक्शन कहाँ लिया आपने, x एक्सिस पर ले लिया। पीरियडिक भी है, एक स्ट्रेट लाइन पे है तो ऑसिलेटरी भी है, और m के डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में cos आ गया तो हार्मोनिक भी है। हो गई तीन कंडीशन यहां तक, चौथी अपना आप निकल कर आ जाएगी जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे। तो वेलोसिटी ऑफ m v इक्वल्स, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं जल्दी से, d बाई डी टी a cos ओमेगा टी, तो v इक्वल्स a cos ओमेगा टी, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, v इक्वल्स a, लिख दे सीधे, है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू, ठीक है। तो क्या हुआ, v इक्वल्स माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी मीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ m a इक्वल्स डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है।
माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ए इक्वल्स माइनस ए ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन फिर से ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी मीटर। थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, ओमेगा को कहें थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, तो क्या बना आपका? ए कॉस ओमेगा टी, और ये ए कॉस ओमेगा टी क्या है भाई? ए कॉस ओमेगा टी तो एक्स है, तो फिर ये क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो चौथी कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एन का मोशन है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एम का मोशन है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दोनों का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसलिए अब हम क्या कहेंगे? द मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर ऑफ रेफरेंस सर्किल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायमीटर आप कोई सा भी ले लो, अगर आप एक डायमीटर यहां भी ले लेंगे ना, कैसा डायमीटर? एक डायमीटर आप यहां बना लोगे और उस पर आप सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई करोगे, तो पता चलेगा उसका पर जो पर प्रोजेक्शन आ रहा है वो भी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। क्लियर हुई बात? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, यहां दो दो है हमारे पास, एन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो दो इक्वेशन आ रही हैं। एन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इक्वस ए साइन ओमेगा टी, एम के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इक्वस ए कॉस ओमेगा टी। जरूरी नहीं है कि y को y लिखा जाए, x को x लिखा जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन लगानी है वो साइन वाली लगाए या कॉस वाली लगाए? दोनों ही पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, दोनों ही पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। चलिए हम तीनों इक्वेशंस एक साथ लिखते हैं। यहाँ तीनों इक्वेशंस हम एक साथ लिखते हैं। ये हो गई फॉर एन, ये हो गई फॉर एम। ये है y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, और ये है x इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी। ये है v इक्वल्स, बोलिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो यहां v है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यहां एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो किसी इक्वेशन में हमें लगाना पड़े, अगर मान लो वेलोसिटी की लगानी पड़े, तो इसे लगाएंगे इसे लगाएंगे, किसे लगाएं? दोनों में बहुत डिफरेंस पड़ जाएगा, यहाँ साइन आ रहा है यहाँ कॉस आ रहा है, गड़बड़। अब कंडीशन देख लेते हैं। देखो बहुत ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत बारीक बारीक सी बातें हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आप में से कोई घर जाके किसी भी तरह की किताब देख रहा होगा। है कोई आप में से जो कोई बुक देख रहा है? और मैं सच कह रहा हूं, जो किताब नहीं देख रहा वो बड़े फायदे में रहेगा। जो किसी भी किताब को खोल के बैठ जाएगा ना घर जा करके, कि हम इनमें से कौन सी इक्वेशन लगाएं। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कब कौन सी इक्वेशन लगानी है बिल्कुल स्पष्ट है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे? देखिए,
n, टाइम 0 पर n की पोजीशन कहां है? o पर, है ना। अब o को हम डिफाइन करेंगे, ये n o से y तक गया, वापस o पर आया, o को पार किया, y डैश तक गया, वापस o पर आया। o इज द मीन पोजीशन जिसके दोनों तरफ ये झूल रहा है। कौन? n। जो आप झूला झूलते हो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, जो आप झूला झूलते हैं। तो n ये झूल रहा है किसके अबाउट? ए बी ओ यू टी, अबाउट बोल रहा हूं, किसके अबाउट झूल रहा है? ओके। ये m है, ये भी o के अबाउट ही झूल रहा है ना। लेकिन ध्यान से देखना, टाइम 0 पर n की पोजीशन है अपनी मीन पोजीशन, लेकिन टाइम 0 पर जब ये पार्टिकल p कहा तो m कहाँ है? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। y y डैश एक्सट्रीम पोजीशन से n की, x x डैश एक्सट्रीम पोजीशन से m के लिए। तो जो पार्टिकल टाइम 0 पर अपनी मीन पोजीशन पर है उसके लिए इक्वेशंस कौन सी लगाओगे? ये वाली। और जब आपको स्पष्ट रूप से पता हो कि पार्टिकल 0 टाइम पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है, जो m चल रहा है यहां, तो इक्वेशंस कौन सी लगाएंगे? ये लगाएंगे। तो क्या n ये कब लगानी है आपको? तब आपको लगानी है फॉर ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट टाइम इक्वल 0 पास थ्रू मीन पोजीशन। ठीक है। ये किसके लिए? फॉर ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके लिए टाइम टी पर कहां है ये? पासेज लिखनी चाहिए टाइम 0 पर, नहीं टाइम 0 पर ही, टाइम 0 पर पासिस कहां? थ्रू एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ध्यान से, n टाइम 0 पर n, देखो टाइम 0 पर n कहां है? यहां। लेकिन टाइम 0 पर जब पार्टिकल x पर है तो m कहां है? m भी x पर ही है। तो टाइम 0 पर n की पोजीशन है अपनी मीन पोजीशन पर, टाइम 0 पर m की पोजीशन है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जब आपको ये स्पष्ट पता हो अपने क्वेश्चन में या किसी भी प्रॉब्लम में कि जिस पार्टिकल के लिए आप काम कर रहे हैं वो पार्टिकल टाइम 0 पर अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा है, तो ये वाली इक्वेशन लगेगी। और अगर आपको ये बात कंफर्म है कि जिस पार्टिकल के लिए आप काम कर रहे हैं वो पार्टिकल टाइम 0 पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा हुआ है, तो फिर ये सारी इक्वेशन आपको यूज करनी होगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? तो हाँ बताइए।